नमस्कार। आज ल्यूसेंट का डे 24 ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सेन वंश को पढ़ना आरंभ किया था और आज जो हमारे पास टॉपिक है उनमें सेन वंश है बंगाल का, बहुत थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी है। उसके बाद कश्मीर के राजवंश है हमारे पास उत्पल, कारकोट और लोहार वंश। उसके बाद कामरूप का वर्मन वंश है और फिर हम पढ़ेंगे राजपूतों के बारे में, गुज्जर प्रतिहार वंश, गहड़वाल वंश, परमार वंश, इनके बारे में। एक नज़र पेज नंबर 24 की वर्कबुक के ऊपर। जैसा कि आप अब तक समझ ही गए होंगे, इस प्रोग्राम की सबसे खास बात वर्कबुक ही है। जितने भी राजवंश इस पेज पर हैं उनको एक साथ किया गया है, उनके संस्थापक आप लोग लिखिए। इस प्री मिडवेल एरा के जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर उनके नाम लिखे गए हैं, आप उनके राइटर लिखिए। इसी प्रकार से इस काल में जो नगर बनाए गए, जो झीलें बनाई गई, मंदिर बनाए गए, वो कहाँ पर हैं, उनके निर्माता कौन हैं, ये आपको नोट करना होगा। और इसके बाद कुछ प्रमुख लेखक और उनके संरक्षक शासकों के नाम चाहिए होंगे। और फिर सामान्य प्रश्न जो अलग अलग प्रकार के हैं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रकृति के हैं। पेज नंबर 14 से कुल 31 प्रश्न, और ये जो सब पार्ट हैं इनको मिला लें तो लगभग 50 प्रश्न हमारे पास हैं। तो शुरुआत करते हैं सेन वंश के टॉपिक से। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन के रूप में हमारे सामने आता है। किसी राजवंश का संस्थापक और स्वतंत्र शासक में अंतर होता है। तो यहाँ पर विजय सेन प्रथम स्वतंत्र शासक है और वो शैव धर्म में मान्यता रखता है। इसके पश्चात हमारे पास दो अन्य महत्वपूर्ण शासक हैं, एक हैं बल्लाल सेन और दूसरे हैं लक्ष्मण सेन। बल्लाल सेन ने दो ग्रंथों की रचना करी थी, दान सागर और अद्भुत सागर, लेकिन अद्भुत सागर को वो पूरा नहीं कर पाए, तो अद्भुत सागर को पूरा किया उनके उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में अपने समय के तीन बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे। उनमें से एक थे जयदेव। जयदेव का गीत गोविंद पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा हलायुद्ध सिर्फ एक विद्वान ही नहीं थे, बल्कि वो लक्ष्मण सेन के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम करते थे। और उनकी रचना है ब्राह्मण सर्वस्व। और तीसरे लेखक थे धोई, जिनकी रचना है पवन दूत। तो लक्ष्मण सेन का समय साहित्य रचना के हिसाब से महत्वपूर्ण है। विजय सेन जो कि प्रथम स्वतंत्र शासक माने जाते हैं सेन वंश के, उन्होंने देवपाड़ा में भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया था, प्रधुम्नेश्वर मंदिर के नाम से। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने हिंदी भाषा में अपने अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया, और लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। इसके पश्चात कश्मीर के राजवंश आरंभ होते हैं। कश्मीर के राजवंशों का क्रम जो है वो कारकोट, उत्पल और लोहार वंश, इस प्रकार से है। कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है। तो पहला वंश कारकोट 627 एडी में दुर्लभ वर्धन नाम के व्यक्ति ने आरंभ किया। हवेन सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। तो हवेन सांग जो है वो आपको हर्षवर्धन के दरबार में दिखाई देंगे। हवेन सांग कांची भी जाएंगे और हवेन सांग कश्मीर भी जा रहे हैं। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़ को हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम यशोवर्मन को पढ़ेंगे, जब हम अरबों के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष करने वाले भारतीय शासकों को देखेंगे। और कश्मीर में भगवान सूर्य का एक विशाल मंदिर, मार्तंड मंदिर, के निर्माता के तौर पर भी ललितादित्य मुक्तापीड़ प्रसिद्ध है।
कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। संस्थापक थे अवंती वर्मन और अवंतीपुर नाम का उन्होंने नगर भी बसाया। अवंती वर्मन के ही एक इंजीनियर सूय नाम से इंजीनियर थे, उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया कश्मीर में। उत्पल वंश में ही रानी दिद्दा हुई, जिनकी इस काल में बहुत चर्चा हुई है, एक अत्यंत शक्तिशाली महिला। हालांकि लोगों ने चारित्रिक दोष निकालने का प्रयास किया है, लेकिन यह भी एक सत्य है इतिहास में कि शक्तिशाली महिलाओं को पुरुष सत्तात्मक समाज आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो फिर वो उनके चरित्र में दोष ढूंढने लगता है। लेकिन रानी दिद्दा ने जिस कुशलता से प्रशासन संभाला था, वो तारीफ के लायक है। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज। संग्राम राज के बाद राजा अनंत शासक हुए और राजा अनंत की पत्नी रानी सूर्यमती ने भी उनके प्रशासन में योगदान दिया। 3 महिलाएं कश्मीर के इतिहास में, रानी दिद्दा, रानी सूर्यमती और एक आगे चल के आएंगी रानी सुगंधा। लोहार वंश में ही हर्ष, जो कि खुद विद्वान था, कई भाषाओं का ज्ञाता था, और कल्हण आपको पता है, राजतरंगिणी के लेखक। राजतरंगिणी भारत में प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। तो कल्हण ने अपना जो जीवन है राजनीतिक संरक्षण में, हर्ष के संरक्षण में ही शुरू किया था। हालांकि उन्होंने राजतरंगिणी की रचना जयसिंह के दरबार में करी थी 12वीं शताब्दी में। तो कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था, और जयसिंह जो कि लोहार वंश का अंतिम शासक है 1128 से 1155, उन्हीं के शासनकाल में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना करी। जयसिंह के शासन के साथ ही राजतरंगिणी का विवरण खत्म हो जाता है। एक बार प्रश्न आया हुआ है कि राजतरंगिणी की रचना किस शताब्दी में हुई, तो 12वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1128 से 1155 12वीं शताब्दी, 12th century AD। इसके पश्चात कामरूप का वर्मन वंश, कामरूप यानी असम, संस्थापक हैं पुष्यवर्मन। राजधानी प्रागज्योतिष, प्रागज्योतिष राजधानी कई बार पूछी गई है। और बाद में जो कामरूप है वो पाल साम्राज्य का, बंगाल के पाल साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। इसके पश्चात हमारे पास आ जाता है राजपूत वंश। राजपूतों के 36 कुल माने जाते हैं। हमारे सिलेबस में 7 या 8 का वर्णन है, और इस पेज नंबर 24 पर हम पढ़ने वाले हैं गुज्जर प्रतिहारों को, गहड़वालों को और परमारों को। इसके अलावा चौहान वंश के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ये 4 राजवंश हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर सीधे गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक और उपलब्धियों की बात हो गई है। आप चाहें तो थोड़ा सा राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुल सिद्धांत देख सकते हैं, जो कि पृथ्वीराज रासो में वर्णित है। कभी कभी पूछा जाता है कि अग्निकुल सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई ने लिखा था। इसके अलावा पूछा जाता है कि अग्निकुल सिद्धांत से उत्पन्न 4 जातियां कौन सी हैं, तो ये आप फैक्ट देख सकते हैं। और जब आप इसके साथ घटना चक्र ऑब्जेक्टिव मिला लेंगे, तो जो यहाँ पर कुछ फैक्ट कम है वो पूरे हो जाएंगे। और इसके लिए हम लोग घटना चक्र ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज चला ही रहे हैं, तो उस पर नजर रखिए। गुज्जर प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम को गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। और चूंकि गुज्जर प्रतिहार पहली शक्ति थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, कन्नौज पर आक्रमण किया था, और उस त्रिपक्षीय संघर्ष में दूसरी शक्ति थे बंगाल के पाल, और तीसरी शक्ति थे राष्ट्रकूट। तो नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय से पराजित होना पड़ा था। ये फैक्ट यहां पर आ गया है। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष में गुज्जर प्रतिहारों को एक बढ़त मिली। कन्नौज पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया, अपनी राजधानी बना ली। मिहिर भोज भगवान विष्णु में आस्था रखता था, वैष्णव धर्म को मानता था, और आदि वराह उपाधि थी उसकी। आप जानते हैं वराह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। एक और प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल, जिनके समय में राजशेखर
महान लेखक उनके दरबार में निवास करते थे। आपको राजशेखर की पुस्तकों को अलग से देख लेना चाहिए। इस युग में जो किताबें लिखी गई हैं वो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अंतिम शासक है यशपाल। यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी है कि दिल्ली नगर की स्थापना तोमर शासक अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी के मध्य में करी थी। इसके पश्चात हम देखेंगे गहड़वाल या राठौर राजवंश। गहड़वाल वंश के संस्थापक हैं चंद्रदेव। ये वही गहड़वाल या राठौर वंश है जिसमें जयचंद हुए। तो संस्थापक हैं चंद्रदेव, राजधानी है वाराणसी। सबसे शक्तिशाली शासक हैं गोविंद चंद्र। इन्हीं गोविंद चंद्र के एक मंत्री हैं लक्ष्मीधर और उनकी एक पुस्तक है कृत्य कल्पतरु। कृत्य कल्पतरु पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र की बुक है। गोविंद चंद्र की एक रानी है कुमार देवी जो सारनाथ में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराएंगी धर्मचक्र जिन विहार के नाम से। और पृथ्वीराज तृतीय और संयुक्ता की जो कहानी है वो सर्वविदित है। अंतिम शासक जयचंद जो 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए और मारे गए। समकालीन जो मुस्लिम लेखक हैं उन्होंने जयचंद को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। समकालीन शासकों में उन्होंने जयचंद को ज्यादा खतरनाक माना है। इसके पश्चात चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव और इस वंश की जो प्रारंभिक राजधानी है वो है अहिछत्र। बाद में अजय राज सेकंड ने अजमेर नगर की स्थापना करी और फिर अजमेर राजधानी बना। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज फोर्थ विसल देव के नाम से भी प्रसिद्ध है। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा था इन्होंने और विग्रहराज फोर्थ के दरबार में सोमदेव निवास करते थे। उन्होंने ललित विग्रहराज नाम का नाटक लिखा। दिल्ली सल्तनत में आपको ध्यान होगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कराया गया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः जो अपने विसल देव हैं उनके द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय था और उसी को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। उसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक खुदा हुआ है, उसकी पंक्तियां खुदी हुई हैं। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। पृथ्वीराज तृतीय और गौर शासक मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध हुए। एक तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। इसके पश्चात है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक है उपेंद्र या उपेंद्र राज और इसकी जो राजधानी है धारा नगरी, प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया। इसके अलावा खुद वो बहुत बड़े विद्वान थे। कोई भी ऐसा राजा जिसने खुद कोई किताब लिखी है तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण, अलग अलग विषयों पर किताबें लिखी। इनकी एक पुस्तक युक्ति कल्पतरु वास्तुशास्त्र की पुस्तक है। कविराज की उपाधि राजा भोज को दी गई थी। अपनी राजधानी में उन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर के परिसर में एक संस्कृत विद्यालय खोला गया था। उनके शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। जब भोज की मृत्यु हुई तो उसके समकालीन विद्वानों ने लिखा कि अब ये धरा, अब ये पृथ्वी जो है वो विद्वानों से रहित हो गई, उनका आश्रयदाता चला गया। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण इसने करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना करी, भोजपुर झील भी बसाई थी। इसके अलावा कुछ और जानकारियां हैं, जैसे कि 2 लेखक हैं श्रीहर्ष और मेरुतंग। श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरित और मेरुतंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। इसके अलावा वाकपति मुंज के दरबार के कुछ विद्वानों के नाम हैं, जैसे कि पद्मगुप्त जिन्होंने नव सहसांक चरित लिखा,
धनंजय जिन्होंने 10 रूपक लिखा, ये सब किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। परमारों के बाद इस क्षेत्र पर तोमर वंश का, तोमरों के बाद चौहानों का, और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों नुसरत खां और उलुग खां ने मालवा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। राजपूतों के अन्य वंशों के बारे में अब हम लेक्चर 25 में पढ़ेंगे। आप इसकी वर्कबुक जरूर भरें, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें, और इसके अलावा जो घटना चक्र का वीडियो हम लोग डाल रहे हैं और इसी तरह से उसकी हम वर्कबुक बना करके भी डाल रहे हैं, उसको भी जरूर देखें।